क्या आप जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में एक बार बगावत की साजिश रची गई थी। लाल किले पर से तिरंगा हटाकर पाकिस्तान का चांद सितारे वाला झंडा फहराने का प्लान बनाया गया था। देश के प्रधानमंत्री और सारे मंत्रियों की हत्या करके तख्ता पलट करने का षड्यंत्र बुना गया था। और अगर यह साजिश कामयाब हो जाती तो दिल्ली पाकिस्तान का एक प्रांत बन जाता। सुनने में यह आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। आज खरी बात में हम आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताएंगे आजादी के बाद रची गई उस साजिश के बारे में जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख मोड़ दिया था। आजादी के ठीक बाद तख्ता पलट की इस साजिश की वजह से दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई। फिर इन दंगों को रोकने के लिए गांधी दिल्ली आए। उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की और फिर एक दिन उनकी हत्या हो गई। इतना सब होने के बाद भी इतिहास की किताबों में कहीं भी इस साजिश का जिक्र नहीं मिलता है। 1947 में दिल्ली में हुए दंगों की तो बात की जाती है, लेकिन कुछ पाकिस्तान परस्त मुसलमान लाल किले पर पाकिस्तान का झंडा फहराने की साजिश बुन रहे थे, ये कभी किसी को नहीं बताया जाता है। तो बिना देर किए बेनकाब करते हैं भारत के खिलाफ बुनी गई इस साजिश को। दरअसल 1940 के दशक में जब पाकिस्तान की मांग उठी थी तो दिल्ली के मुसलमानों ने जिन्ना और मुस्लिम लीग का जबरदस्त तरीके से समर्थन किया था। आज़ादी के बाद तक दिल्ली जिन्ना के समर्थकों से भरी पड़ी थी। पाकिस्तान बनाने में दिल्ली के मुसलमानों का क्या योगदान था, इसके बारे में बताया है सरदार पटेल के पर्सनल सेक्रेटरी और आईसीएस अधिकारी रहे वी शंकर ने अपनी किताब में। आजादी के समय वी शंकर देश के आला अधिकारियों में से एक थे, इसलिए उनकी बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। शंकर अपनी किताब में लिखते हैं कि दिल्ली के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग की गतिविधियों में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। दिल्ली मुस्लिम लीग की राजनीति का गढ़ रहा था। यहाँ से मुस्लिम लीग के समर्थन में प्रोपेगेंडा फैलाने और निर्देश दिए जाने का काम होता था। यहाँ के मुसलमान एक खास मकसद के लिए पूरी तरह से संगठित थे। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हो गया तो पहले 7 दिन तो दिल्ली में पूरी तरह से शांति रही, लेकिन इसके बाद दिल्ली का माहौल तेजी से बिगड़ने लगा। लेकिन सितंबर के पहले हफ्ते में वो खबर आई जिसने पूरी दिल्ली के माहौल में आग लगा दी। खबर ये थी कि पाकिस्तान के इशारे पर कुछ कट्टरपंथी मुसलमान दिल्ली की अहम सरकारी इमारतों पर कब्जा कर उन पर पाकिस्तान का झंडा फहराने का प्लान बना रहे हैं, जिसमें लाल किला भी शामिल था। इन खबरों के मुताबिक दिल्ली के इन कट्टरपंथी मुसलमानों ने नेहरू सरकार के तख्ता पलट का पूरा प्लान बना लिया था और अपने इस मिशन को अंजाम देने के लिए ही इन्होंने इतनी भारी तादाद में हथियार जमा किए थे। गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर ने अपनी किताब महात्मा गांधी पूर्ण आहुति के खंड 4 में इस साजिश के बारे में विस्तार से लिखा है, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब के पेज नंबर 14 पर प्यारेलाल लिखते हैं कि ऐसी खबरें थीं कि मुसलमान छापा मारकर दिल्ली के शासन को हथियाने की कोशिश करेंगे। जब पुलिस ने मुस्लिम घरों की तलाशी ली तो उसे बम, हथियार और युद्ध सामग्री के ढेर मिले, जिनमें स्टेन गन, ब्रेन गन, छोटी मोटार और वायरलेस ट्रांसमीटर मिले। इन चीजों को तैयार करने के छोटे छोटे कारखानों का भी पता लगा। कई जगहों पर मुसलमानों ने राइफलों, स्टेन गनों और मोर्टार से डटकर लड़ाइयां भी लड़ी थीं। प्यारेलाल नैयर कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, वो गांधी के निजी सचिव थे और उस दौर में उन्होंने इन घटनाओं को बेहद करीब से देखा था। और यही प्यारेलाल नैयर कहते हैं कि दिल्ली के मुसलमानों ने बड़ी तादाद में हथियार जमा करके रखे थे, यानी साफ है कि कोई ना कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी। प्यारेलाल की इन बातों की पुष्टि सरदार पटेल के पर्सनल सेक्रेटरी और आईसीएस अधिकारी रहे वी शंकर भी करते हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हथियारों के व्यापार करने वालों में ज्यादातर मुसलमान थे और इनमें से कई बदमाश भी इन्हीं में से आते थे। ऐसी खबर उड़ी हुई थी कि दिल्ली पर कब्जा करने के लिए मुसलमान हिंसा करने के लिए पूरी तरह से संगठित हो चुके हैं। वो दिल्ली जो कभी मुसलमानों के लिए सत्ता और संस्कृति का केंद्र रही थी, इससे पूरा माहौल बदला लेने और बदले का बदला लेने के लिए तैयार हो चुका था। दिल्ली में करीब करीब हर मुस्लिम मोहल्ले से हथियार मिल रहे थे। साथ ही हथियारों के गुप्त कारखानों का भी
पता चला था। ये सारे हथियार काफी पहले से बनाए और जमा करके रखे जा रहे थे। बड़ा सवाल यह था कि मुसलमानों को इतने सारे हथियारों की जरूरत क्यों पड़ी थी। दंगों के शुरू होते ही इतने सारे हथियार अचानक आखिर कैसे सामने आ गए थे। दिल्ली की हिंदू मुस्लिम आबादी में भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, फिर इतने सारे हथियार किसका मुकाबला करने के लिए रखे गए थे। इन सारे सवालों से लोगों के मन में यह शक पुख्ता हो गया कि दिल्ली में मुसलमान कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं। दिल्ली के इस माहौल पर आजादी के महान नायक और कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष आचार्य कृपलानी ने अपनी मशहूर किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट के पेज नंबर 292 पर लिखा है कि ऐसी उड़ती हुई खबरों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया कि राजधानी में सरकार का तख्ता पलट करने के लिए मुसलमान बगावत करने वाले हैं। मुसलमानों ने हथियार जमा कर लिए थे, इससे इन उड़ती हुई खबरों की पुष्टि होने लगी। मुसलमानों के घरों की तलाशी लेने पर पुलिस को बमों, आग्नेयास्त्रों और गोला बारूद के भंडार मिले। चोरी छुपे इन हथियारों को बनाने वाले छोटे छोटे कारखाने भी पाए गए। कई स्थानों पर घमासान लड़ाई होने पर मुसलमानों ने वास्तव में इन हथियारों का इस्तेमाल किया। इन हालात में दिल्ली के हिंदू और सिखों को सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि अगर मुसलमानों ने हमला कर दिया तो सरकार उनकी रक्षा नहीं कर पाएगी। कुछ को तो यह भी आशंका थी कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। आचार्य कृपलानी, वी शंकर और प्यारे लाल नैयर, इन सभी के दावों में काफी समानताएं हैं। जैसे कि दिल्ली के मुसलमानों ने बड़ी तादाद में हथियार जमा कर रखे थे और ये सभी ये भी मानते हैं कि ऐसी खबरें थी कि दिल्ली के मुसलमान नेहरू सरकार का तख्ता पलट करने का प्लान बना रहे थे। लेकिन इनके अलावा एक नाम ऐसा है जिसने दिल्ली के मुसलमानों की इस साजिश को खुलकर सामने रखा और वो नाम है भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास। डॉक्टर भगवान दास गांधी के समकालीन थे और करीब करीब उनके साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास वाराणसी की प्रतिष्ठित काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे और उनके बेटे स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रकाश पाकिस्तान में भारत के पहले हाई कमिश्नर बने थे। आज भी भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास के नाम पर दिल्ली में एक रोड का नाम है। मैंने डॉक्टर भगवान दास का इतना लंबा परिचय इसलिए दिया कि अब मैं जो उनके हवाले से बताने वाला हूं वो बहुत ही चौंकाने वाला है। डॉक्टर भगवान दास ने अक्टूबर 1948 में एक लेख में लिखा था कि मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के अनेक नवयुवकों ने मुस्लिम लीगियों की 10 सितंबर 1947 को तख्ता पलट करने की साजिश के बारे में ठीक समय पर सरदार पटेल और नेहरू जी को सूचित कर दिया था। मुस्लिम लीगियों की योजना थी कि उस दिन सरकार के सभी मंत्रियों, हिंदू अधिकारियों और हजारों हिंदू नागरिकों की हत्या करके लाल किले पर पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया जाए और उसके बाद पूरे भारत पर अधिकार कर लिया जाए। यदि इन आत्म बलिदानी युवकों ने नेहरू जी और पटेल जी को समय रहते सूचना ना दी होती तो वर्तमान भारत सरकार यानी नेहरू सरकार का कहीं नामो निशान ना होता। आज हमारा ये पूरा देश पाकिस्तान कहलाता, जिसमें करोड़ों हिंदुओं का कत्ल होता और जो बच जाते उन सभी को मुसलमान बना लिया जाता या फिर वो गुलाम बनने को मजबूर कर दिए जाते। डॉक्टर भगवान दास की इन दावों को अगर सही माने तो दिल्ली के कुछ जिन्ना परस्त मुसलमानों ने प्रधानमंत्री नेहरू समेत कई मंत्रियों की हत्या का प्लान बना लिया था। सितंबर के पहले हफ्ते में मुसलमान तुर्कमान गेट, पहाड़गंज और सब्जी मंडी इलाके में लगातार फायरिंग कर रहे थे, लेकिन सबसे बुरा हाल सब्जी मंडी इलाके का था। इस सच को उजागर किया है जस्टिस जीडी खोसला ने अपनी किताब ईस्टर्न रेकनिंग में। जस्टिस खोसला वो जज थे जिन्होंने नाथूराम गोडसे को पंजाब हाई कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई थी। इतना ही नहीं, 1970 में जस्टिस जीडी खोसला को इंदिरा गांधी सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने की भी जांच सौंपी थी और आज भी उनकी रिपोर्ट को खोसला कमीशन की रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। दिल्ली दंगों के बारे में जस्टिस खोसला अपनी किताब के पेज नंबर 284 पर लिखते हैं कि सब्जी मंडी इलाके में मुसलमानों और पुलिस के बीच पूरे दिन भर खूनी संघर्ष होता रहा।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया था कि 8 सितंबर की सुबह 7 बजे इलाके में गश्त लगा रहे एक सब इंस्पेक्टर ने गोली की आवाज सुनी। जब वो मौके पर पहुंचा तो उसने देखा कि इलाके के मुसलमान हिंदुओं पर गोली चला रहे हैं। जवाब में पुलिस ने दंगाइयों की भीड़ पर फायरिंग कर दी, लेकिन जवाबी फायरिंग में सब इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मियों को गोली लग गई। हालात बिगड़ते देख इलाके में सेना और दिल्ली प्रशासन के मजिस्ट्रेट को बुलाया गया, लेकिन मुसलमानों ने सेना पर भी हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस घटना में एक सब इंस्पेक्टर की भी मौत हो गई। सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन को भी आग लगा दी गई। शाम 6 बजे जब मुसलमानों ने सरेंडर कर दिया, तब कहीं जाकर यह सब खत्म हुआ। सोचिए, दिल्ली के एक इलाके के मुसलमानों ने पूरे 11 घंटे तक पुलिस और सेना पर गोलियां बरसाईं। इस घटना के बाद पूरे दिल्ली में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनने लगा। नतीजा यह हुआ कि जगह जगह मुसलमानों पर हमले शुरू हो गए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के आसपास के गांवों में मुस्लिम मेव समुदाय के लोगों ने हिंदुओं पर हमले करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर दिल्ली में दंगा अब पूरी तरह से बेकाबू हो गया था, जिसके बाद गांधी दिल्ली आए और उन्होंने यहां दंगा रोकने की कोशिश की। लेकिन दंगों की यह पूरी साजिश यहीं खत्म नहीं हो जाती है। खरी बात के अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दिल्ली के मुस्लिम पुलिसकर्मी अपने हथियार और वर्दी के साथ भाग गए थे, और यह राज भी खुलेगा कि दिल्ली का यह ऐतिहासिक दंगा किसने और किसके कहने पर शुरू किया गया था, जिसका अंत गांधी की हत्या से हुआ। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।